नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी आंध्र प्रदेश के एक अहम शहर विशाखापट्टनम से है। विशाखापट्टनम में 11 जून की रात को 11th ऑफ जून 2023 11 जून की रात को एक सुनसान जगह पर एक महिला की बोरे में बंद लाश मिलती है। जगह का नाम है तगारापुर वलसा। अब ये तगारापुर वलसा में बोरे में बंद जो लाश मिलती है, तो लोगों की नज़र उस सुनसान जगह पर पड़ी उस बोरे पर जाती है और उसे देखकर ही लोगों को लगता है कि मामला कुछ संदिग्ध है, क्योंकि खून के कुछ धब्बे और कुछ इस तरह की चीज़ें बोरे के आसपास नज़र आती है, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए। विशाखापट्टनम की पुलिस मौके पर पहुंचती है और बोरे की तलाशी लेने के लिए जैसे ही उसका मुंह खोला जाता है, अंदर से एक महिला की टुकड़ों में बटी लाश बरामद होती है। पुलिस वाले ये देखकर चौंक जाते हैं। पुलिस ये गौर करती है, ये देखती है मौका वारदात पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी प्लस पोस्टमार्टम के दौरान भी, वो ये कि महिला के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको काटा गया है, डैमेज किया गया है, और जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उसके तो टुकड़े किए ही गए हैं। लेकिन इस चीज़ को देखकर पुलिस को ये आशंका होती है कि शायद महिला के साथ कत्ल से पहले कोई सेक्सुअल ऑफेंस भी हुआ होगा, उसके साथ कोई रेप जैसी घटना भी हुई होगी। तो खैर, पुलिस उस डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इस मामले की जांच शुरू करती है। हालांकि तमाम ब्लाइंड मर्डर केसेस की तरह ये केस भी पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि मरने वाली महिला की पहचान नहीं हो पाई है। बोरी में जो लाश बंद थी, उस लाश के साथ या उसके कपड़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उस महिला के नाम या पता के बारे में कोई जानकारी मिल पाती। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे पहले महिला की पहचान पता करने की बड़ी चुनौती थी। पुलिस आसपास के इलाके में पूछताछ करती है, छानबीन शुरू करती है, लेकिन शुरुआती पूछताछ में पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। इसी बीच तकरीबन 2 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद एक आदमी पुलिस के पास पहुंचता है और वो क्लेम करता है कि उन्होंने 2 दिन पहले तगरापुर वलसा से जो महिला की लाश बरामद की है, वो लाश उसकी बीवी की है। वो आदमी कहता है कि उसकी बीवी 2 रोज़ पहले अपने घर से गायब हो गई थी। उसके बाद से लगातार वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब उसे किसी और ज़रिए से ये पता चला है कि एक महिला की लाश बरामद हुई है, तो उसे शक है कि शायद उसकी बीवी के साथ कोई अनहोनी हो गई हो। पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं और फिर डेड बॉडी को जो है उस आदमी को दिखाया जाता है और वो शिनाख्त कर लेता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ, जो लाश मिली है वो उसकी बीवी की ही है। ये आदमी विशाखापट्टनम के पास विजयनगरम का रहने वाला है। मामले की जांच चलती है। अब पुलिस के लिए कम से कम थोड़ी राहत की बात यह हो गई थी कि मरने वाली महिला की पहचान पता हो गई थी, क्योंकि जब पति सामने आ गया और उसने बता दिया कि ये मेरी पत्नी है, तो उसकी पहचान पता हो गई। इसी के साथ पुलिस इस मामले की छानबीन आगे बढ़ाती है और जिस जगह पर वो डेड बॉडी मिली थी, उस जगह पर पुलिस एक बार फिर से पहुंचती है और वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। 11 जून की रात को वहाँ किसी आदमी को संदिग्ध तरीके से घूमते हुए या किसी को वो बोरी फेंकते हुए किसी ने देखा तो नहीं था, लेकिन आसपास के लोगों से जब पूछताछ होती है तो आसपास के लोग ये बताते हैं कि एक शख्स देर रात को बहुत तेज़ी से बाइक पर इस जगह से वापस लौट रहा था और उसका यहाँ पर एक माइनर एक्सीडेंट भी हुआ था, एक ट्रैफिक जॉइंट पर। इसके बाद उस आदमी की लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने बहुत ज़्यादा मदद रिसीव भी नहीं किया और ज़ख्मी हालत में ही बाइक लेकर वहाँ से जल्द चला गया, फरार हो गया। उसका जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज था, लोगों ने वो बॉडी लैंग्वेज देखकर पुलिस को ये बताया कि शायद उस आदमी का उस बोरी में लाश फेंकने वाली घटना से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो आदमी बहुत घबराया हुआ था और यहाँ एक्सीडेंट का शिकार भी हो गया था। अब पुलिस को कातिल के बारे में एक और क्लू मिल चुका था। महिला की पहचान हो चुकी थी, कातिल का एक्सीडेंट हुआ था,
ये बात पुलिस को अब पता चल चुकी थी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि वो कातिल है कौन, किसने उस महिला की हत्या की। इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर जो है अब उस महिला का पुलिस के पास आ चुका था, क्योंकि महिला की पहचान हो चुकी थी। तो उस मोबाइल नंबर के ज़रिए पुलिस ने अब CDR निकलवाया, और CDR निकलवाने के बाद पुलिस ने तय किया कि वो ये देखेगी कि उस महिला की आखिरी बार या 11 जून की शाम को किससे बात हो रही थी। तो पुलिस ने जब ये कोशिश की तो पुलिस को एक पर्टिकुलर नंबर का पता चला। अब उस नंबर के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि इस आदमी का नाम जो है प्रदीश है। प्रदीश मूल रूप से केरल का रहने वाला एक आदमी था और विशाखापट्टनम में ही रहकर एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। प्रदीश के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस से कन्फर्म हो गई कि प्रदीश के साथ ही इस महिला की आखिरी बार बातचीत हुई थी, तो पुलिस की एक टीम प्रदीश के घर पहुंची। पुलिस को देखकर प्रदीश तो घबरा गया, लेकिन उसने उस महिला का कत्ल करने की बात से सिरे से इनकार कर दिया। प्रदीश ने ये तो कहा कि वो उस महिला को जानता था, क्योंकि वो महिला उसकी फॉर्मर कलीग थी, पहले दोनों साथ में एक कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन उसने उस महिला का कत्ल करने की बात से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जब वो CDR जिसमें महिला की आखिरी बार बातचीत प्रदीश से हुई थी, वो CDR प्रदीश को दिखाई और उसको कन्फ्रंट किया, उसका सच्चाई से सामना करवाया, तो फिर प्रदीश के सामने अपना जुर्म कबूल करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। कहने का मतलब ये कि थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाने भटकाने के बाद आखिरकार प्रदीश ने मान लिया कि उसी ने उस महिला की हत्या की थी जो उसकी फॉर्मर कलीग है। अब सवाल यह है कि यह हत्या क्यों की, क्या दुश्मनी थी और यह हत्या किन हालात में की गई। अब पुलिस को यह पता लगाना था, मुलजिम उनके पास था, उससे पूछताछ होनी थी। तो पुलिस ने प्रदीश से अब पूछताछ करने की शुरुआत की। प्रदीश ने बताया कि वो पहले इस महिला के साथ एक कंपनी में काम किया करता था। इन दिनों दोनों अलग अलग जगहों पर रहते हैं और अलग अलग कंपनी में काम भी करते हैं, लेकिन अभी हाल के कुछ दिनों से प्रदीश की फैमिली, उसके बीवी बच्चे अपने नेटिव प्लेस यानी केरल वहाँ गए हुए थे और प्रदीश घर में अकेला था। इसी अकेलेपन के दौरान उसे जो है ये लगा कि शायद वो जो महिला है जो उसके साथ पहले काम करती थी उसको अपने घर में बुलाया जा सकता है। असल में वो जो महिला थी वो काम तो बेशक किसी कंपनी में करती थी, लेकिन वो जिस्म फरोशी के कारोबार से भी जुड़ी हुई थी और प्रदीश को अपनी बीवी की गैरहाजिरी में ये बहुत अच्छा मौका लगा कि वो किसी लड़की को बुलाकर उसके साथ वक्त गुजारे और उसके साथ रिलेशनशिप में रहे। तो खैर, और प्रदीश ने अपनी जो फॉर्मर कलीग है इस महिला को, उसको फ़ोन किया और उसके साथ महिला की बातचीत हुई। महिला उसके बुलावे पर, उसके न्योते पर उसके घर आ गई। घर में कोई नहीं था, प्रदीश था और वो आ गई। आने के बाद दोनों के बीच में सेक्सुअल फेवर को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर बातचीत हुई और उस महिला ने इस फेवर के लिए 800 रुपयों की मांग की। प्रदीश 800 रुपये देने पर राज़ी हो गया और इसके बाद दोनों फिर रिलेशनशिप में गए। मगर कहानी में पहला टर्न तब आया जब प्रदीश ने रिलेशनशिप के बाद उसको 800 रुपये देने से मना कर दिया। प्रदीश अब मोल भाव करने लगा और उसने सिर्फ 500 रुपये उस महिला को देने की हामी भरी। इस बात पर महिला बहुत गुस्सा हो गई और उसने फिर यह तय किया कि वो बिना पूरे पैसे लिए वहाँ से नहीं जाएगी। प्रदीश के साथ पहले उसकी कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद लड़ाई शुरू हो गई, फिजिकल स्कफल चालू हो गया और तब फाइनली प्रदीश के अंदर का शैतान जाग उठा। उसके बाद उसने इस महिला के साथ पहले ज्यादती की एक बार और, मतलब अपने आप को फोर्स किया, इस महिला का बलात्कार किया और उसके बाद फिर उसने इस महिला की पहले गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर जिस पेंट हाउस में वो रहता था उस पेंट हाउस से नीचे फेंक कर उसकी जान ले ली। संयोग देखिए कि किसी ने न तो उसे हत्या करते हुए देखा, क्योंकि हत्या तो चलिए घर के अंदर हुई, लेकिन डेड बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हुए भी किसी ने नहीं देखा। और जब वो कंफर्म हो गया कि उस महिला की मौत हो गई है तो फिर से वो उसकी बॉडी को अपने घर में लेकर गया और वो ये सोचने लगा कि किसी तरह वो इस लाश को ठिकाने लगाए। लेकिन ठिकाने लगाना जो है वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि
जब वो लाश को नीचे से उठाकर ऊपर लेकर आया तभी उसे इस बात का एहसास हो गया था कि इस डेड बॉडी का वज़न ठीक ठाक है, ज़्यादा है, और उसके लिए इस बॉडी को अपनी बाइक पर लोड करके किसी जगह तक ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद उसने रातों रात एक खौफनाक प्लानिंग की। इस प्लानिंग के तहत वो डेड बॉडी को सबसे पहले अपने बाथरूम में लेकर गया और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े किए, उस महिला की लाश के टुकड़े किए। प्रदीश को यह लग रहा था कि अगर लाश के वो टुकड़े कर देगा और सारा खून जिस्म का बह जाएगा तो शायद लाश थोड़ी हल्की हो जाएगी। इसी प्लानिंग के तहत उसने लाश के टुकड़े भी किए। प्रदीश ये भी सोच रहा था कि अगर वो टुकड़े कर देगा तो उसके बाद अपने हिसाब से उन टुकड़ों को गैदर करके लाश को छोटे फॉर्म में बोरी में पैक कर पाएगा और फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ कर पाएगा। इस इरादे में प्रदीश कामयाब रहा। उसने पहले लाश को काटा, खून तमाम बाथरूम में पानी डालकर बहा दिया और जो जिस्म के अलग अलग टुकड़े थे उन्हें एक बोरी में भरा और बोरी में भरने के बाद उसी रात उसने उसको अपनी बाइक के पीछे बांधा और अपने घर से निकल गया किसी सुनसान जगह पर उस लाश को फेंकने के इरादे से। कई किलोमीटर का फासला तय कर वो विशाखापट्टनम के ही तगारापू वलसा इलाके में पहुंचा और वहाँ एक सुनसान जगह पर जाकर उसने वो लाश फेंक दी। इसके बाद वो वहाँ से वापस लौट आया और वापस लौटने के दौरान हड़बड़ाहट में या घबराहट के मारे एक ट्रैफिक जॉइंट पर उसका एक माइनर एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें उसको चोट भी लगी थी। पुलिस को अब ये जानकारी मिल चुकी थी। जानकारी तो खैर पुलिस को उसके एक्सीडेंट की पहले ही मिली थी। अब जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसने सारी कहानी कबूल कर ली तो पुलिस ने उस एक्सीडेंट के बारे में भी पूछा तो उसने न सिर्फ एक्सीडेंट होने की बात भी मानी बल्कि उसके शरीर पर जो चोट थे वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि उस रात को एक्सीडेंट का शिकार होने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इस महिला का कातिल प्रदीश ही था। तो कुल मिलाकर ऐसे ढेर सारे एविडेंसेस पुलिस को मिले जिससे ये बात साबित हो गई कि प्रदीश ने एक महिला की रेप के बाद हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े करके उसे ठिकाने लगा दिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद आखिरकार वो पकड़ा गया और पकड़े जाने की वजह उसकी वो लास्ट कॉल बनी जो उसने उस महिला को की थी और उसे अपने घर बुलाया था। तो ये थी पूरी कहानी। ऐसे तो जुर्म की कहानियाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये कहानी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने जिस तरह से इस केस को सॉल्व किया और जिस तरह से इलिसिट रिलेशनशिप या सेक्सुअल फेवर की वजह से एक महिला मारी गई और एक आदमी कातिल बन गया और उसका पूरा परिवार एक तरह से अब उजड़ने के कगार पर है, वो शख्स जेल चला गया। ये कहानी अपने आप में बहुत दर्दनाक है और सारे लोगों के लिए एक सीख और सबक देने वाली कहानी है। आइए अब नई शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि जो पिछली कहानी हमने आप सबको सुनाई थी जिसमें हमने बताया था कि कैसे एक समंदर के किनारे एक सिरकटी लाश पड़ी थी और उस लाश के सहारे पुलिस कैसे उसके कातिलों तक पहुंची, खासकर तब जब उस महिला का सिर भी गायब था, सिर भी नहीं मिला था। तो बहुत सारे लोगों ने वो उस स्टोरी को देखा है, कमेंट किया है। अगर आप में से किसी ने उसको मिस कर लिया है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाइए और सुप्रतिम बैनर्जी के नाम से सर्च करके वो स्टोरी आप आसानी से देख सकते हैं। सुरेंद्र नारायण जी दिल्ली से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चल मेरे भाई के नाम से एक आईडी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आईडी इन्होंने क्रिएट किया है। इन्होंने लिखा है, दिस इज़ मलिक, आई जस्ट स्टार्ट वॉचिंग योर वीडियो, यू आर वेरी गुड वे ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड आई एग्री व्हेन यू सेड रिलेशनशिप बिटवीन 32-year-old guy and 23-year-old girl, it's a generation gap. When I was in 30 I was also possessive about my girl. Anyway, इनका ये कहने का मतलब है कि जो पिछली स्टोरी में बता रहा था उसमें मैंने बताया था कि कातिल और मकतूल दोनों रिश्ते में पति पत्नी थे और दोनों के बीच में अच्छा खासा एज गैप था। मैंने उस एज गैप को जनरेशन गैप से भी जोड़ा था जिसको हमारे इन दर्शक ने बिल्कुल सही कहा है, उसका समर्थन किया है। रितिका जी राजस्थान से हैं, इन्होंने कहा है कि उनके कॉलेज की परीक्षाएँ ख़त्म हो गई हैं, वो कॉलेज में लेक्चरर हैं और उन्होंने कहा है कि अब वो रेगुलर मेरी ये सारी क्राइम की कहानियाँ सुना करेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद रितिका जी इस कॉम्प्लीमेंट और कमेंट के लिए। बजरंगी जायसवाल जी ने भी कमेंट किया है, इन्होंने बताया है नया गांव नहीं नए गांव।
ओके। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो मुंबई से है उन्होंने नया गांव को करेक्ट करते हुए नायगांव मुझे बताया है, और किसी किसी ने तो कमेंट 4 5 6 बार कर दिया है, और ऐसे कर दिया जैसे लोग मुझे रटा देना चाहते हो कि बाबू अगली बार जो है वो गलत नाम मत लेना। एनीवे, बहुत स्वागत है आप सारे लोगों का। संतोष गुप्ता जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्होंने कहा है कि ऐसे केस में ऑलवेज लेडीज़ ही विक्टिम क्यों होती है, लाश के टुकड़े करना जैसे खेल हो गया है। बात आपकी सही है, महिलाएं ही विक्टिम होती है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पुरुष भी विक्टिम होते हैं। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जिसमें महिलाओं ने हत्या करके पुरुषों को सूटकेस में टुकड़े टुकड़े करके भर दिया, लेकिन उस तरह के केसेस थोड़े कम होते हैं। महिलाएं आसानी से शिकार इसलिए बनती हैं क्योंकि ऑब्वियसली महिलाएं फिज़िकल बिल्ट के मामले में पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर पड़ती हैं। फिर जब अगर मान लीजिए लड़ाई होती है आमने सामने की, तो फिर पुरुष जो है वो उसको ओवर पावर आसानी से कर लेता है, और ऐसे में वो थोड़ा जिसे कहते हैं कि आसान शिकार बन जाती है। और एक बात जो मैं और समझता हूँ वो ये कि अगर क्राइम के पीछे रिलेशनशिप एक वजह हो, तो किसी एक लेवल पे जाके महिला पुरुषों को या उस पुरुष को डराने लगती है अपने रिलेशनशिप को लेकर, और वो पुरुष जो है वो लगता है कि ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है, और तब वो थोड़ा वेंजेंस में या रिवेंज की वजह से महिलाओं के ऊपर हमला कर देता है। तो इस तरह के केसेस हमने बहुत सारे देखे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है। सुशील यादव जी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। ललित कुजूर जी का स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपका। विनय नासवाले जी कमेंट करते हैं, बहुत दिन बाद उन्होंने कमेंट किया है। नमस्कार सुप्रतिम जी लिखा है। ईश्वर पाटिल जी का भी कमेंट आया है, सर मैं डिज़ाइनर हूँ सूरत में और मैं जॉब करता हूँ। मैं डिज़ाइन बनाते समय आपकी कहानियाँ सुनता रहता हूँ। क्या बात है पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनईज़ा फातिमा जी ने भी कमेंट किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी हुई उन्होंने कहा। त्रिवेदी आकाश ने अपनी बात रखी है, इन्होंने लिखा है, सर आई लव योर स्टोरी टेलिंग, आई लिसन टू शम सर एंड यू on the go when I am driving, since I have to drive about 3 to 4 hours every day because of the nature of my work। अरे बाप रे, बहुत लंबी ड्राइव करते हैं आप, 3 से 4 घंटे ड्राइव करना मजाक नहीं है त्रिवेदी साहब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित और सेफली गाड़ी चलाइएगा। विजेंद्र सिंह चौधरी जी ने भी अपना कमेंट भेजा है, बहुत स्वागत आपका। असीम गांगुली जी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने लिखा है कि इस युग में अच्छा काम करने वाले भाई को दूसरा भाई कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्राइम करने वाला भाई को दूसरा भाई कितने प्यार से सपोर्ट करता है, ये भी एक अजीब सी बात है, यही कलयुग है। आपने ये बात बड़ी मार्के की कही है, मैं भी मतलब मैंने इस एंगल पर सोचा तो नहीं था गांगुली साहब, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। देखिए गांगुली साहब ये कह रहे हैं कि एक भाई अगर अच्छा काम करता है और दूसरे भाई से मदद मांगने की कोशिश करता है, तो ऐसे अनगिनत मौके आते हैं या इस तरह के केसेस देखे जाते हैं जब एक भाई दूसरे भाई की मदद करने से मना कर देता है। लेकिन जब कुछ क्राइम होता है और एक भाई दूसरे भाई की मदद मांगता है तो दूसरा भाई उसको सपोर्ट करता है। तो खैर ऐसे मामले आते हैं, बिल्कुल आपने जो पॉइंट आउट किया है इस बात से मैं सहमत हूँ। नसीहाली के नाम से हैं हमारे दर्शक, उन्होंने कमेंट किया है, और अशोक टहल रमानी जी ने भी कमेंट किया है। शमीम अहमद का कमेंट आया है, प्रजापति जी का कमेंट है, देवराज शर्मा, अजरा अकरम जी ने कमेंट किया है। और मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि फ़िलहाल के लिए आप लोगों को छोड़े जाता हूँ, जल्दी हाजिर होऊंगा। तो उन्होंने कहा है कि आइंदा जो है मैं छोड़े जाता हूँ लफ्ज़ का इस्तेमाल न करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये लफ्ज़ जो है उनको थोड़ा सेपरेशन वाली बात लगी और उनको लगा कि ये शायद उतना करेक्ट वर्ड नहीं है कहना कि आप सबको छोड़े जाता हूँ, क्योंकि इट्स लाइक डिपार्चर या अलविदा टाइप। तो उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि मतलब मेरी कुशलता चाहते हुए या मेरे वेलबींग को चाहते हुए मुझे ये सलाह दी है कि आइंदे मैं आप लोगों को ये न कहूँ कि आप सबको फ़िलहाल छोड़े जाता हूँ। तो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सिर आंखों पर, और मैं आइंदा ऐसा नहीं कहूँगा। बहुत बहुत बढ़िया, कैसे हो सर जी, हितेश पाढ़ मुंबई से हैं, इन्होंने कमेंट किया है। उमा शर्मा जी बेंगलुरु से हैं और मेरी बहन हैं, और कल यानी 20 को मेरी शादी की सालगिरह है, क्या आप मुझे विश करेंगे भैया, इन्होंने पूछा है। क्या बात कर रही हैं, तो बिल्कुल विश करूंगा। और सबसे पहले मनोज शर्मा जी जो आपके पतिदेव हैं उनको और आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का आने वाला जीवन, सारा जीवन बहुत मंगलमय हो और खुशहाल हो, मैं इसी कामना करता हूँ। विजय दे ने भी कमेंट किया है, गुड वाइब्स रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। प्रोमिला बोर्नोबास ने भी कमेंट किया है।
खैर, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया ना, नया गांव की को करेक्ट किया है। तो एक हमारे और दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है और करेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वो जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम भी उत्तान नहीं बल्कि उत्तन है, और जगह का नाम नया गांव नहीं नाए गांव है। तो ठीक है, अगली बार अगर इस इलाके से रिलेटेड कोई स्टोरी आप लोगों को सुनाने का मौका मिला तो होपफुली मुझे आप लोगों की बताई गई ये बात याद रहेगी। तो फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।